हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे। हमने राष्ट्रीय प्रतीक जो संविधान की सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ा। और राष्ट्रीय प्रतीक को लोग समझते हैं और कई बार इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, और लगातार यहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं में आते रहे हैं। वनडे एग्ज़ाम में देखा जाए तो इसकी मात्रा कुछ ज़्यादा रहती है, और बड़े लेवल के एग्ज़ामों में भी आपको प्री क्लियर करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कल जब मैं वीडियो मैंने तैयार किया तो मुझे पता चला कि हम इन चीज़ों को छोटे भागों में विभक्त नहीं कर सकते। इसका सार बहुत अधिक है, तो क्यों ना हम इस वीडियो को पार्ट में तैयार करें और बाकायदा एक-एक चीज़ को तैयार करें। तो उसी तरीके से कल 2 प्रतीक चिन्ह लिए थे, आज मैंने कुछ अन्य प्रतीक चिन्हों को किया है, और बाकी के प्रतीक चिन्ह जो है मैं इसके बाद तैयार करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीके स्टडीज़। आप वेब पोर्टल पर जाइए www.bkstudy.com। वहाँ से आपको हमारे सारे लिंक मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, कल यहाँ तक पढ़ चुके थे हम 2000 तक। अब बात आती है राष्ट्रीय गान की। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन क्या है? जन गण मन। याद रखें, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। इसको गाने के लिए एक निश्चित समय अवधि, एक निश्चित सुर, एक निश्चित ताल, और कहीं न कहीं आचार्य या गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा। आप वीडियो को पॉज़ करेंगे और इस राष्ट्रीय गान को लिखेंगे, और मेरे हिसाब से वीडियो को पॉज़ करने की ज़रूरत नहीं, राष्ट्रीय गान हम सबको ऐसे ही कंठस्थ होगा। बात करते हैं आइए इसके फैक्ट के बारे में। तो देखिए, जनगण की मन रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगला भाषा में की थी। याद रखेंगे, बस जो फैक्ट आएंगे उन्हें याद रखेंगे। भाई, मुख्य रूप से कौन सी भाषा थी? बांग्ला, क्योंकि ये कलकत्ता को बिलोंग करते थे, तो वहाँ बांग्ला भाषा यूज़ होती थी। ठीक, भाषा में की थी। इसको राष्ट्रगान का दर्जा, अब याद रखें, राष्ट्रगान का दर्जा 24 जनवरी 1950। याद रखेंगे, इसी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल कॉपी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसी दिन राष्ट्रपति चुना गया। और उस दिन बारिश भी पड़ रही थी, ये भी मैं पीछे बताया, जिसे संविधान सभा के लोगों ने शुभ बताया। ठीक, इस गान को सर्वप्रथम 1911, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, 1911 राजधानी स्थानांतरण के बारे में भी, लेकिन 1911 में याद रखेंगे कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कौन से अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1911। अब यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन आता है, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की, याद गौर से सुनिएगा, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, यह गान 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी, अब पत्रिका का अगर नाम आ जाए कि किस में छपी है, तो उसके लिए नाम आएगा तत्वबोधिनी। ये भी याद रखेंगे, नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता, टाइटल का नाम पूछ लिया जाए तो भारत भाग्य विधाता शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुआ। राष्ट्रगान में 13 पंक्तियां हैं। राष्ट्रगान में कितनी पंक्तियां हैं? 13। जिसके गायन में 22 सेकंड का समय लगता है। जिसके गायन में कितना समय लगता है? 22 सेकंड का, जिसके गायन में 52 सेकंड का समय लगता है। 22 भाग संविधान के पढ़कर कभी कभी एक सामने लिखी चीज़ भी नज़र नहीं आती है, क्योंकि आप किसी और मोड में चले जाते हैं। तो इसके गायन का जो समय है वो कितना है? 52 सेकंड। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान का अनुवाद, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, याद रखेंगे, इंग्लिश वर्जन 1919 में आया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से किया था। ठीक, फिर आता है, देखिए, कल हमने पढ़ा था डचों के बारे में, आज फिर पढ़ रहे हैं।
विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रीय गान डच नीदरलैंड का हेत विल हेल्मस। कौन सा है? हेत विल हेल्मस। कहाँ का? डचों का। कहाँ? नीदरलैंड। या तो डच कह देते हैं या फिर क्या कह देते हैं? नीदरलैंड। ठीक है। इसका हिंदी व उर्दू अनुवाद याद रखेंगे। देखिए, अगर कोई पूछ ले हिंदी अनुवाद, तो हिंदी अनुवाद जो किया था आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन आबिद अली ने किया था। याद रखें, अनुवाद किसने किया था? कैप्टन आबिद अली ने। कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने, एक और इम्पोर्टेंट, कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने राष्ट्रगान को संगीत में धुन प्रदान की। याद रखेंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला। याद रखें, आचार्य रविंद्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रीय गान लिखे हैं। बता दूं, जिस समय ये बात है उस समय बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। बंगाल विभाजन हुआ था लेकिन वो भारत का ही हिस्सा था। 15 नवंबर 2010 को दूरसंचार विभाग ने एक विज्ञप्ति के द्वारा राष्ट्रगान को कॉलर ट्यून ना बनाने के निर्देश जारी किए। बताया कि अब राष्ट्रगान को आप कॉलर ट्यून नहीं बना सकते। इसके बाद आती है बारी वंदे मातरम, यानी हमारे राष्ट्रगीत। तो देखिए, वंदे मातरम जो लिखने वाले थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखें, बंकिम चंद्र चटर्जी की सुजलाम सफलाम मलयज शीतलम। इन लाइनों का देखिए इसमें क्या क्या यूज़ हुआ और कैसे कैसे इन पंक्तियों का प्रयोग हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं विस्तार से। तो आप फोटो में देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। देखें, वंदे मातरम गीत बंग दर्शन नामक, याद रखें, पत्रिका जरूर याद रखें, जो मैं बोल रहा हूँ बस उन पत्रिकाओं को याद रखने। वंदे मातरम गीत बंग दर्शन नामक पत्रिका में अप्रैल 1881 में प्रकाशित हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1874 ईस्वी में रचित वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को संविधान द्वारा 24 जनवरी, देखिए राष्ट्रीय गान भी और राष्ट्रीय गीत भी, जबकि रचा कब गया था? 1874 में। अपनाया कब गया? 24 जनवरी 1950। यह गान बंगाली भाषा में था। याद रखें, यह गान बंगाली भाषा में था। बंकिम चंद्र जी ने इस गीत की रचना अपने उपन्यास आनंद मठ में 1882 ईस्वी में की थी। याद रखेंगे, आनंद मठ एक बहुत ही बड़ा उपन्यास। और देखिए, जब मैं इसको पढ़ाऊँगा तो इसमें एक आनंद मठ से एक बहुत बड़ी चीज़ जुड़ी है और वो है सन्यासी विद्रोह। जब आप सन्यासी विद्रोह पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसमें आनंद मठ का झलक मिलेगी। वो चीज़ें मैं सारी उसमें बताऊंगा जब मैं बंकिम चंद्र चटर्जी पढ़ाऊंगा। ठीक है। यह गान बंगाली भाषा में था और इन्होंने आनंद मठ में 1882 में, डेट याद रखेंगे, आनंद मठ 1882, जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। वंदे मातरम की रचना संस्कृत भाषा में है। सर्वप्रथम वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन, याद रखेंगे 12वें अधिवेशन में, देखिए 85 में पहला हुआ था तो 96 में कौन सा हुआ? 12वां। संगीत में धुन यानी राष्ट्र वंदना के रूप में गाया गया। तो याद रखें, राष्ट्र वंदना के रूप में कब गाया गया? 1896। इस राष्ट्रगीत को कुल 1 मिनट 5 सेकंड तक गाया गया। 1 मिनट 5 सेकंड तक गाया गया। इस राष्ट्रगीत की धुन पन्नालाल घोष, एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, इस राष्ट्रगान की धुन पन्नालाल घोष ने तैयार की। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम अरविंद घोष ने। याद रखें, इसका अंग्रेजी अनुवाद अगर कभी आए तो किसने किया? अरविंद घोष ने। जबकि इसका उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान, इसका उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। सर्वप्रथम 1927 में फांसी के फंदे पर झूलते हुए वंदे मातरम गाने वाले अशफाक उल्लाह खान थे। याद रखें, 1927 में फांसी के फंदे पर झूलते समय यानी वंदे मातरम गाने वाले अशफाक उल्लाह खान थे।
1901 के कलकत्ता अधिवेशन में श्री दक्षिणा चरण सेन द्वारा गीत गाया गया तथा 1905 में बनारस अधिवेशन में इस गीत को सरला देवी चौधरानी ने सस्वर दिया। सरला देवी चौधरानी ने सस्वर दिया या स्वर के रूप में गाया। 1907 में भीकाजी कामा ने तिरंगे का पहला रूप बनाया था। याद रखें, तिरंगे का पहला रूप मैंने पहले ही बताया, मैडम भीकाजी कामा ने बनाया, जिसके मध्य में वंदे मातरम लिखा था। मध्य में क्या लिखा था? वंदे मातरम, जिसे बाद में हटाकर चरखा किया गया, चरखे को हटाकर चक्र किया गया। 20 नवंबर 1909 को इस गीत को श्री अरविंद घोष ने साप्ताहिक अखबार कर्मयोगी में हिंदी रूपांतरण किया था। तो याद रखें, हिंदी रूपांतरण करने का श्रेय अरविंद घोष को जाता है। 1949 में मास्टर कृष्ण राव ने राष्ट्रगीत को बजाने की बैंड धुन बनाई, यानी बैंड पर बजाने की धुन बनाई। किसने बनाई? कृष्ण राव ने, जिनके निर्देशन में मास्टर गणपत सिंह ने प्रथम बार इसे बजाया था। तो बजाया किसने था? गणपत। अब आता है देखिए राष्ट्रीय पुष्प कमल। ठीक है, अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय पुष्प कमल के बारे में। देखिए, कमल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और बहुत सारी घटनाएं इससे जुड़ी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और लक्ष्मी जी का प्रिय माना जाता है। देखिए, संस्कृत में इसके नाम है कमल, पदम, पंकज, पकरू, सरसिज, सरोज, सरोरु, सरसीरु, जलद, जलजात, नीरज, वारिज, अंबोरु, अंबो, अंभोज, अब्ज, अरविंद, नलिल, उत्पल, पुंडरीक, ताम्रस, इंदिवर, कुबलय, बनज। देखिए, पर्यायवाची शब्द में मैं ये सारी चीज़ें करा चुका हूँ जब आपको मैंने हिंदी के पर्यायवाची लगवाए थे। याद रखने वाली बातें ये हैं जो अब आपके सामने आने वाली हैं। वो ये है कि फ़ारसी में कमल को नीलोफर कहते हैं। आपने नाम सुना होगा नीलोफर। तो नीलोफर का मतलब भी कमल होता है। ठीक है, फ़ारसी में कमल को नीलोफर कहते हैं। अंग्रेजी में इंडियन लोटस या सेक्रेड लोजन, चाइनीज़ वाटर लिली या इजिप्शियन या पाइथोगियन बीन। तो ये चीज़ें भी याद रखेंगे इसको किस किस नाम से। यह वनस्पति जगत का एक जलीय पौधा है, यानी जल में उगने वाला। इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीपेरा गार्टन है। नेलम्बो न्यूसीपेरा गार्टन है। एशियाई कमल का रंग हमेशा गुलाबी होता है। कोई पूछे एशियाई कमल का रंग कैसा होता है, तो एशियाई कमल का रंग गुलाबी होता है। ठीक, यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है जिसकी पत्तियां और फूल जल में तैरते हैं। कौन से क्षेत्र का पौधा है? उष्ण कटिबंधीय। पत्तियां किस में तैरती हैं? जल में। अगले तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भारत में कमल का पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण में इंद्र द्वारा लक्ष्मी जी की स्तुति करते हुए इसके प्रमाण मिले हैं। यानी अगर आप बात करें कि कमल का चर्चा कहाँ मिली है, तो विष्णु पुराण में इंद्र द्वारा लक्ष्मी जी की स्तुति करते हुए। अब आते हैं पद्म पुराण। पद्म पुराण में भी कमल का वर्णन मिलता है। यहाँ तक कि मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी, जिसको हम बाबरनामा किस नाम से जानते हैं? बाबरनामा। बाबरनामा में जिस कमल के फूल का वर्णन है वो धौलपुर, याद रखेंगे कहाँ का? धौलपुर का कमल के फूल का बाग है। ठीक है, धौलपुर के कमल का फूल का बाग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अशोक की लाट में भी अधोमुखी कमल का प्रयोग किया गया है। हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म में इसकी महत्ता के कारण कमल को राष्ट्रीय पुष्प का गौरव प्राप्त है। कमल वियतनाम, याद रखेंगे, कमल वियतनाम, मकाऊ, मिस्र का भी राष्ट्रीय पुष्प है। 3 राज्यों, कौन कौन से 3 राज्य? हरियाणा, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक। याद रखेंगे, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक का राज्य पुष्प है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी मयूर की। मयूर या मोर। देखिए, मोर कई टाइप के या कई प्रजाति के पाए जाते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि मादा नर की अपेक्षा हमेशा 2 चीज़ें बहुत ही फेमस हैं कि मादाओं को
ज़्यादा आकर्षक और ज़्यादा सुंदर माना जाता है, लेकिन मोर और कस्तूरी हिरन के संदर्भ में नर ज़्यादा। तो जो मोर की जो चर्चा होती है वो नर मोर की होती है। तो जो मोरनी होती है उसका रंग भूरा होता है, जबकि मोर जो है नीले रंग वाला मोर। और जब ये नृत्य करता है तो बड़ा ही अद्भुत दृश्य बनता है, तो इसीलिए इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला है। देखिए बात करते हैं, भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963, याद रखेंगे पहले ये राष्ट्रीय पक्षी नहीं था जब भारत आज़ाद हुआ, को मयूर यानी पावो क्रिस्टेटस को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हंस के आकार के इस बिरंगे पक्षी की गर्दन, लंबी आंख के नीचे सफ़ेद निशान, सिर पर पंख के आकार की कलगी। मादा मयूर का रंग भूरा होता है। मादा मयूर की अपेक्षा नर मयूर मयूर अधिक सुंदर होता है। नर मयूर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य से बड़ा ही आकर्षक दृश्य पैदा करता है। भारतीय वन्यजीव प्रणाली सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। और याद रखें कि सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट भी मोर की सुंदरता से प्रभावित होकर जब भारत विजय की निशानी के रूप में अपने साथ मोर लेकर गया था। याद रखें क्या लेकर गया था अपने साथ, तो मोर लेकर गया था। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा पक्षी लेकर गया था। भारत से पूर्व बर्मा भारत से पूर्व बर्मा या म्यांमार को भी मयूर को राष्ट्र पक्षी घोषित कर चुका है। 1963 में मयूर को राष्ट्र पक्षी को मान्यता के बाद इसे मानना कानूनी अपराध घोषित किया गया। भारतीय पुराण के अनुसार मोर भगवान कार्तिकेय का वाहन है, शिव के पुत्र, शिव के ज्येष्ठ पुत्र, गणेश जी के भाई। यानी कि कहने का मतलब है इनका जो वाहन है वो कौन है, मोर। बात करते हैं अब राष्ट्रीय फल की। देखिए फल पर बहुत सारे क्वेश्चन लगातार आते हैं, तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। और देखिए जीआई टैग वगैरह जो मिलते हैं इसके आधार पर कई सारे क्वेश्चन, जैसे जर्दालू आम बिहार, अल्फांसो आम महाराष्ट्र, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक और वैज्ञानिक नाम। देखें राष्ट्रीय फल आम, वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। भारत का राष्ट्रीय फल आम मैंगीफेरा इंडिका है। मैंगीफेरा इंडिका है। भारत में आम पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी स्थलों पर पैदा होता है। भारत में आम की अनेक किस्में पाई जाती हैं। आम में विटामिन ए, सी और डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। याद रखें कौन कौन से विटामिन ए, सी और डी। और भारत में आम को फलों का राजा माना जाता है। वेदों में आम को जो है विलासिता का प्रतीक माना जाता है। आम को पाकिस्तान व फिलीपींस, याद रखें पाकिस्तान और फिलीपींस में भी राष्ट्रीय फल माना जाता है। आम का पेड़ बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। याद रखें आम का पेड़ अगर आ जाए कहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो आम का पेड़ बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। और अगर बात करें तो यहाँ पर है 4000 वर्ष पूर्व, 4000 वर्ष पूर्व भारत में ही सर्वप्रथम आम के पेड़ की बागवानी शुरू की गई थी। यानी सबसे पहले जो आम की बागवानी शुरू की गई वो कहाँ की गई, भारत में। भारत में सर्वप्रथम उत्पादित कलमी आम मालगोबा, यानी सबसे पहले जो उत्पादन हुआ था वो हुआ था कलमी आम, और वो भी कौन सा, मालगोबा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो देखिए आगे क्या है, आम के किस्म और क्षेत्र। तो हम बात करते हैं अल्फांसो आम या हाफुस, हाफुस के नाम से भी जाना जाता है। यह है रत्नागिरी और रायगढ़, कहाँ, महाराष्ट्र। दशहरी आम या मलियावादी, तो ये है आपका लखनऊ। लंगड़ा वाराणसी का। केसर जूनागढ़ का है केसर आम। हिमसागर मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का। नीलम हैदराबाद। अब बात करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष यानी बरगद की। बरगद या बनियन ट्री, तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए बनियन ट्री के बारे में थोड़ी सी चर्चा शुरू हो जाए। बहुवर्षीय विशाल वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वैधालेसिस, वैध के नाम पर वैधालेसिस। इसका फल छोटा, गोलाकार एवं लाल रंग का होता है। इसकी पत्ती शाखाओं को तोड़ने से
दूध जैसा पदार्थ निकलता है जिसे लेटेक्स कहा जाता है। और हमें अच्छी तरह पता है लेटेक्स का प्रयोग हम रबड़ बनाने में करते हैं। लेटेक्स का प्रयोग किस में करते हैं हम? रबड़ बनाने में। यह वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। यह वृक्ष अक्सर कल्पित या कल्प वृक्ष कहलाता है। याद रखें, इसे कल्पित या कल्प वृक्ष कहा जाता है क्योंकि यह दीर्घ आयु से संबंधित मनोकामनाओं पूरी करने का भी प्रतीक है। इसमें महत्वपूर्ण औषधीय गुण पाए जाते हैं। बरगद का पेड़ आकार में बहुत बड़ा और यह जीवों की एक बड़ी संख्या के लिए निवास स्थान होता है। भारत का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ पश्चिम बंगाल के शिवपुर हावड़ा में भारतीय वनस्पतिक उद्यान में स्थित है। यह 25 मीटर लंबा और इसका ऊपरी भाग लगभग 400 मीटर है। इससे 2000 से अधिक हवा में लटकती हुई जटाएं हैं। बरगद के पेड़ दुनिया के सबसे बड़े पेड़ों में से एक है और 100 मीटर तक फैली शाखाओं के साथ साथ 20 से 25 मीटर तक लंबे होते हैं। वृक्ष को त्रिमूर्ति का प्रतीक माना जाता है। त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार तीन सर्वोच्च देवताओं का संगम यानी भगवान ब्रह्मा जड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जड़ यानी आधार का। फिर भगवान विष्णु जटाओं में विराजमान हैं और भगवान शिव को शाखाएं माना जाता है। बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और जटाओं में शिव जी कर देते हैं और शाखाओं में विष्णु जी, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, जटाओं में विष्णु जी और शाखाओं में शिव जी। बौद्ध विश्वासों के अनुसार गौतम बुद्ध ने एक बरगद के नीचे ध्यान करके बौद्ध प्राप्त किया था। इस प्रकार इस वृक्ष का बौद्ध धर्म में भी अधिक धार्मिक महत्व है। अब आता है राष्ट्रीय पशु बाघ। तो देखिए, एक समय था जब बाघों की संख्या लगातार घट रही थी, तो टाइगर प्रोजेक्ट या टाइगर बचाओ योजना चलाई गई। और देखिए कई फैक्ट कि बाद में हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ बनाया गया, उससे पहले शेर हमारा राष्ट्रीय पशु था। कब चेंज किया गया, कैसे? तो अगर आज की स्थिति हम देखते हैं, 2006 में अगर गणना की गई थी तो हर 4 साल बाद जनगणना होती है, यानी कि एक तरीके से 4 साल बाद टाइगर गणना होती है। तो इसमें जो काउंटिंग की जाती है, तो 2006 में 1411 थी, 2010 में 1706 हुई, 2014 में 2226 और 2018 में जो रीसेंट अपडेट आई है उसमें 2967। अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा बाघ इस समय मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में 526 और दूसरे नंबर पर भी अगर पूछ ले कोई तो दूसरे नंबर पर है कर्नाटक 524। तो ये दो फैक्ट याद रखेंगे। बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथरा टाइग्रिस लिनियास है, जो पीले रंग और धरीदार लोम चर्म वाला एक पशु है। इसको 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से चुना। इसको अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के कारण राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव प्राप्त है। 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए 1 अप्रैल 1973 बहुत ही जरूरी है। देखिए, पशु घोषित किया गया 1972 में, लेकिन 1 अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट की बात आएगी तो कब आएगी? 1 अप्रैल 1973। याद रखेंगे, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता था, जिसके शासनकाल में बाघ उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया। भारत में केवल गुजरात में सिंह है, इसलिए सिंह को राष्ट्रीय पशु का दर्जा वापस ले लिया। 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। बाघ बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु घोषित है, यहाँ के बैंक नोटों पर भी अंकित है। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय खेल या हॉकी की। तो देखिए, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद और मेजर ध्यानचंद के ही दिन को हम खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आइए बात करते हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसमें 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीमें भाग लेती हैं।
हॉकी में प्रयुक्त सफ़ेद गेंद का वजन 155 ग्राम होता है तथा हॉकी स्टिक यानी छड़ी 91 सेंटीमीटर लंबी होती है। हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म इलाहाबाद में 29 अगस्त 1905 में हुआ था तथा भारत को ओलंपिक हॉकी में 4 स्वर्ण पदक जीते। 1928 के एम्स्टर्डम में ओलंपिक में भारत ने नीदरलैंड को 3-0 से पराजित कर प्रथम स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, तदुपरांत 64 और 80 में 2। तो यहाँ पर ये जो 4 स्वर्ण पदक हैं तो हॉकी में 8 लिखेंगे। कितने लिखेंगे? 8। बस इसको सही कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे 1928 से लेकर 6 लगातार जीते और 64 और 80 में 2, तो टोटल कितने हुए? 8। आगे बढ़ते हैं। हॉकी ने 23 जुलाई 2009 को नया लोगो अनावृत किया है जो राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र से प्रेरित है, जो इसमें 24 हॉकी स्टिक को एक पहिए के रूप में सजी हुई है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय नदी गंगा। तो आप देख सकते हैं गंगा हिमालयों से निकलती हुई और एक बनारस का बहुत ही सुंदर दृश्य है, मनोरम दृश्य है। भारत सरकार 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। यह नदी हिमनद उत्तराखंड यानी उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद गंगोत्री हिमनद के गौमुख उत्तरकाशी नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर के पास, और लगभग 2525 यानी 2525 किलोमीटर लंबी है। यह नदी पौराणिक काल में राजा भागीरथ के अथक प्रयासों के बाद स्वर्ग से पृथ्वी पर आई। गौमुख से निकलने वाली धारा को इसलिए भागीरथी कहा गया। उत्तर पश्चिम में जाह्नवी आकर मिलती है। ऋग्वेद के नदी स्तुति नामक खंड में गंगा नदी का केवल एक बार उल्लेख किया गया है। याद रखें, गंगा नदी का कहाँ? नदी स्तुति में एक बार उल्लेख किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में गंगा नदी, याद रखें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में गंगा नदी का कई प्रतीकात्मक अर्थ में वर्णन किया है। 1986 में इलाहाबाद और हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर लंबी गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग वन घोषित किया। सहायक नदी यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। बाएं तट से मिलने वाली नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। नदी दाएं तट पर यमुना, सेन, पुनपुन या पुरपुन और टोंस, ये सारी नदियां दाएं तट से आकर मिलती हैं। धार्मिक स्थल 12 वर्ष में एक बार लगने वाला कुंभ का मेला हरिद्वार और इलाहाबाद में गंगा नदी के तट पर लगता है। त्रिवेणी का मतलब है गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती को इस स्थान पर अदृश्य बताया जाता है। यह नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसकी एक ट्रिक है, UUBJP। देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। UUBJP प्रवेश करती हुई अंत में बंगाल में गंगा नदी प्रदूषण बचाने के लिए 2009 में गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण बनाएगा। अब मेरा क्वेश्चन आता है आपको यहीं से, गंगा नदी। देखिए, गंगा नदी का जो डिटेल वीडियो आपको मेरे ज्योग्राफी लेक्चर में मिलेगा। आप जब ज्योग्राफी का लेक्चर देखेंगे तो ज्योग्राफी में आपको इसके बारे में पूरी डिटेल, गंगा नदी 2 लेक्चर यानी लगभग 1 घंटे की क्लास में तैयार किया गया है। यहाँ पर केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं, उसमें पूरा लेक्चर बताया गया है। तो आप वहाँ जाकर प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरी चीज़, गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? दूसरा क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से? और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व किस नाम से जानी जाती है? इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आपको वीडियो कैसी लगी राय ज़रूर दें। अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करना। शुक्रिया, धन्यवाद।